Chapter 10 Indian Financial System. Indian financial system is a system in which people, financial institutions, bank, industrial companies, and the government demand for fund and the same is supplied to them. There are two parts of Indian financial system. Which two parts? First, demand side and second, supply side. The representative of demand side can be individual investor, यानी कोई इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकता है, इंडस्ट्रियल और बिजनेस कंपनीज दे कैन आल्सो इन्वेस्ट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा. And the representative of supply side will be banks, insurance companies, mutual fund and other financial institution. Because ये हमें लोन या क्रेडिट के रूप में जो हमें फाइनेंस है वो अवेलेबल कराते हैं. तो ये हमारे सप्लाई साइड की तरफ से आते हैं बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और सप्लाई साइड में आते हैं हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियल और बिजनेस कंपनीज और गवर्नमेंट. The Indian financial system, which refers to the borrowing and lending of funds or to the demand for and supply of funds of all individuals, institutions, companies and of the government, consists of two parts. First, the Indian money market and the Indian capital market. जो हमारा मनी मार्केट होता है उसमें छोटी अवधि के जो होते हैं हमारे ट्रांजैक्शंस आते हैं, और कैपिटल मार्केट में जो कैपिटल यानी पूंजीगत होते हैं यानी बड़ी अवधि के जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कैपिटल मार्केट में आते हैं. द इंडियन मनी मार्केट इज़ द मार्केट इन विच शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंड. द कैपिटल मार्केट इन इंडिया ऑन द अदर हैंड इज़ द मार्केट फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड. The Indian financial system performs a crucial role in economic development of India because हमें जो अपना विकास करना है तो उसके लिए फंड की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी, तो उसकी प्राप्ति हमें फाइनेंशियल सिस्टम से होती है. तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. थ्रू सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है. The financial system is commonly classified into industrial finance, agricultural finance, जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा वो एग्रीकल्चरल फाइनेंस है, इंडस्ट्री के लिए दिया जाएगा वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस है, डेवलपमेंट के लिए सो डेवलपमेंट फाइनेंस एंड गवर्नमेंट फाइनेंस. Devaluation means lowering the official value of the local money in terms of foreign currency or गोल्ड है या जो फॉरेन करेंसी या डॉलर है उसकी तुलना में जो हमारी ऑफिशियल लोकल मनी है जैसे रुपया है उसका मूल्य गिरना ही क्या है, डिवैल्यूशन. बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका नाम हमारे पहले भी आया है, हमने पढ़ा था, इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड. जैसे हमारा एक साल की अवधि है तो उसके अंदर हमारी कंट्री और जो वर्ल्ड के साथ हमारा जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है उसका पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है वो बीओपी के अंतर्गत आता है. बीओपी डिवाइडेड इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इसके भी दो पार्ट है. और ये पूछा जाता है करंट अकाउंट में क्या आएगा और कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा. तो करंट अकाउंट में हमारा आता है जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो सब हमारे करंट अकाउंट में आता है. एंड कैपिटल अकाउंट में हमारा आता है जो अगर हम किसी से बोरो करते हैं मनी को तो वो, अगर हम किसी देश को इंटरनेशनल एड प्रोवाइड करते हैं तो वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है. बैलेंस ऑफ ट्रेड is the difference between the value of goods exported and the value of goods imported per annum. यानी हर एक साल के अंदर हमने कितना एक्सपोर्ट किया है कितना इंपोर्ट किया है उसका जो डिफरेंस है वही हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है. तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में अंतर जानिएगा
कि इसमें गुड्स का जो एक्सपोर्ट है सिर्फ वो सम्मिलित है, सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, जबकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बोथ आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्जिम पॉलिसी 2001 इंट्रोड्यूस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्कीम। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं हमारे जो एक्जिम स्कीम के तहत आए हैं, एक्जिम पॉलिसी के तहत। 1994-1995 इंडियन रुपी वाज मेड फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी रिलेटिंग टू पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एलाइड मैटर्स। सो फिस्कल पॉलिसी हमारी होती है वो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर उनसे मैटर से रिलेटेड होती है। Usually, the Indian money market is classified into organized sector and the unorganized sector. Organized sector जैसे कि हमारे बैंक्स हुए और हमारे फंड्स हुए, ये सब हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे जो बैंक्स वगैरह के इतर जो सरकार ने उन्हें अथॉरिटी दी है, उनके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं वो अगर लेंडिंग कार्य कर रहे हैं तो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंडिजीनियस बैंकर इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बिसाइड दीज टू देयर आर मैनी सब मार्केट इन इंडियन मनी मार्केट। इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे मनी मार्केट इंडिया में हैं। तो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड में इंडिजीनियस बैंकर एंड NBFC आते हैं। The organized banking system in India can be broadly divided into three categories. The central bank of the country, known as the Reserve Bank of India, the commercial bank, and the cooperative banks, which includes private sector and public sector banks and also foreign banks. So these are three categories for organized banking system. सेंट्रल बैंक आ जाएगा हमारा, कॉमर्शियल बैंक आ जाएंगे एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएंगे। इनके प्राइवेट सेक्टर के बैंक, पब्लिक सेक्टर के बैंक एंड फॉरेन बैंक्स, तीनों टाइप्स आ जाएंगे इनके। द हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो अगर क्वेश्चन आता है हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सा है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। In addition to this, banks of public sector, banks of private sector, foreign sector, and other financial institutions are also part of organized sector. Reserve Bank of India. The RBI regulates and controls the money of the country. The RBI was established under the Reserve Bank of India Act 1934 on 1st April 1935 with a capital of ₹5 crore. It was nationalized on 1st January 1949 on the recommendation of Parliamentary Committee in 1948. It is Central Bank of India. The Reserve Bank of India is the supreme monetary and banking authority in the country and has the responsibility to control the banking system in the country. It keeps the reserves of all commercial banks and hence known as the Reserve Bank. Its financial year is 1st July to 13th June. Now we will read the Indian capital market. The Indian capital market is the market for long-term capital or loans. It refers to all the facilities and institutional arrangement for borrowing and lending term funds, या तो मीडियम टर्म के होंगे या लॉन्ग टर्म फंड्स होंगे। The capital market in India includes गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गिल्ड एज मार्केट बोलते हैं हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IFCI, IDBI, ICICI, SFCI, IIBI, UTI, etc. and financial intermediaries like merchant banks.
तो ये क्या होता है, ये हमारे एक तरीके के हम बॉन्ड खरीदते हैं तो उससे हम इंटरेस्ट मिलता है हमें लॉन्ग टर्म में, इसलिए हम बॉन्ड खरीदते हैं। तो उससे रिलेटेड कैपिटल मार्केट है, तो उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड आएंगे, जो इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटीज़ है वो आएगी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आएंगे और मर्चेंट बैंक के आएंगे। इंडिविजुअल्स who invest directly on their own in securities are also supplier of fund to capital market। हम देखा होगा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना, आजकल जो ऐड भी आता है सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना अपनी खुद की जिम्मेदारी है या खुद उसका नुकसान भी हो सकता है। तो वो जो खुद की तरफ से करते हैं, जो किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं करवाते अपना पैसा इन्वेस्ट, खुद से करते हैं, तो वो भी कैपिटल मार्केट का ही एक भाग है, सप्लायर है वो लोग भी। The trend in capital market is basically affected by two important factors: operation of all institutional investors in the market and the excellent result following in form of corporate sector। तो किससे इफ़ेक्ट होता है हमारा कैपिटल मार्केट? एक तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके ऑपरेशन से, और जो रिजल्ट फॉलोइंग होएगा हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का उससे। इम्पोर्टेंट शेयर प्राइस इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड। शेयर प्राइस इंडेक्स जो शेयर होते हैं कंपनीज़ के वो दिखाता है शेयर प्राइस इंडेक्स। तो ब्राज़ील का है हमारा स्टॉक एक्सचेंज का बोवेस्पा स्टैंड फॉर ब्राज़ील, BNB। न्यूयॉर्क का डाउ जोन्स, न्यूयॉर्क का कौन है? डाउ जोन्स। FTSE 100 लंदन का है। हैंग सेंग हांगकांग का, हैंग सेंग हांगकांग, बोवेस्पा ब्राज़ील, डाउ जोन्स न्यूयॉर्क, FTSE लंदन, LPC मैक्सिको, जकार्ता कंपोजिट इंडोनेशिया, KLSE कंपोजिट मलेशिया, कॉस्पी कोरिया, मिबटेल इटली, मिडेक्स फ्रैंकफर्ट, नास्डक USA का नास्डक एंड न्यूयॉर्क का हमारा डाउ जोन्स है, निक्केई टोक्यो, S&P कनाडा का है S&P, सियोल कंपोजिट साउथ कोरिया, शंघाई कॉम चाइना, सेट थाईलैंड, टी थाईलैंड, स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स सिंगापुर, टायान ताइवान। सिंगापुर वाले का ओल्ड नेम दे रखा है यहाँ पर, सिंगापुर इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज। सो हमने अभी तक देखा बोवेस्पा ब्राज़ील, डाउ जोन्स न्यूयॉर्क, FTSE 100 लंदन, हैंग सेंग हांगकांग, LPC मैक्सिको, जकार्ता कंपोजिट इंडोनेशिया, KLSE कंपोजिट मलेशिया, कॉस्पी कोरिया, मिडटेल इटली, मिडेक्स फ्रैंकफर्ट, नास्डक USA, निक्केई टोक्यो, S&P कनाडा, सियोल कंपोजिट साउथ कोरिया, शंघाई चाइना, सेट थाईलैंड, स्ट्रेट टाइम इंडेक्स सिंगापुर, ताइवान ताइवान। The capital market in India can be classified into gilt-edged market or market for government and semi-government securities, industrial security market, development financial institution, and non-banking financial companies. The gilt-edged security market is the market for government and semi-government security which carry fixed interest rates. The industrial security market is the market for equities and debenture of companies. Equities मतलब हम कितना शेयर खरीदते हैं ना कंपनी का, वो equities होती है। Of the corporate sector, this market is further classified into new issue market for raising fresh capital in the form of shares and debenture, commonly referred to as प्राइमरी मार्केट। यानी फर्स्ट बार जो कंपनी अपना IPO जारी करता है, शेयर जारी करता है, तो वो हमारा न्यू इश्यू मार्केट है। ओल्ड इश्यू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट फॉर बाइंग और सेलिंग शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज। दिस मार्केट इज़ कॉमनली रिफर्ड टू एज द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है उसे हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज कह देते हैं। ठीक है।
If shares or debenture of private corporation, primary securities of government companies, or new securities and issue of bond of public sector are sold or purchased in the capital market, then the market is called primary capital market. अगर क्या होगा, हमारा जो शेयर डिबेंचर प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज या न्यू सिक्योरिटी या न्यू बॉन्ड है, उनको अगर कैपिटल मार्केट में ख़रीदा भेजा जाएगा तो उसे प्राइमरी से कैपिटल मार्केट कहेंगे. और सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है ट्रांजैक्शन इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड गिल्ट एज मार्केट. सेकेंडरी में आएगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज एंड गिल्ट एज मार्केट. और फर्स्ट बार ख़रीदा जाएगा बेचा जाएगा तो हमारा प्राइमरी कैपिटल मार्केट में आएगा. सेकेंडरी मार्केट में आएगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज एंड गिल्ट एज मार्केट. मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनीज, रिस्क कैपिटल कंपनीज एक्सेट्रा कलेक्ट एंड इन्वेस्ट public money into the capital market. Unit Trust of India is the biggest mutual fund institution of India. So Unit Trust in India क्या है, biggest mutual fund institution है इंडिया में. Now we will read stock exchange. और stock exchange किस में आता है, secondary capital market में आता है. The stock exchange is the market for buying and selling of stocks, shares, securities, bonds, debentures, etc. It increases the market ability of exciting securities by providing simple method for public and others to buy and sell securities. The first organized stock exchange in India was started in Bombay, now Mumbai, when the native share brokers association known as Bombay Stock Exchange was formed by the brokers in 1875. तो फर्स्ट हमारा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1875 में इस्टेब्लिश्ड हुआ. BSE इज़ द एशियाज़ ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है. In 1894, the Ahmedabad Stock Exchange was started to facilitate dealing in the shares of textile mills there. So सबसे पहले हमारा 1875 में हुआ तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. अहमदाबाद में 1894 में जो स्टॉक एक्सचेंज हुआ स्टार्ट, वो क्या हुआ, टेक्सटाइल मिल्स जो थी ना उनके शेयर्स जो रहते हैं ना उसमें डील करना शुरू है. स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक्स है कंपनीज़ के, उनका ख़रीदना बेचना इसमें शामिल है. तो वो 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज ने टेक्सटाइल मिल्स थी उनके शेयर्स को डीलिंग करना शुरू किया. द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज वाज स्टार्टेड इन 1906 टू प्रोवाइड ए मार्केट ऑफ शेयर्स ऑफ प्लांटेशन एंड जूट मिल्स. द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रोज फ्रॉम 7 in 1939 to 21 in 1945 तब हमारे स्टॉक एक्सचेंज 21 हो चुके थे. अंडर द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सो फार रिकॉग्नाइज्ड 23 स्टॉक्स एक्सचेंज. बॉम्बे इज़ द प्रीमियर एक्सचेंज इन द कंट्री. सो हमने कितने को रिकॉग्नाइज किया था, 23 को किया था. रेगुलेशन एक्ट कब का था, 1956 का एक्ट था हमारा. उसके द्वारा हमने 23 जो स्टॉक्स थे उनको और वो किया था, हमने रिकॉग्नाइज किया था. विद द सेटिंग अप ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैव लॉस्ट रिलेवेंस. उनका रिलेवेंस क्या हो गया, कम हो गया जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हमने सेट कर दिया था. The BSE transformed itself into a corporate entity from being brokers association from the middle of August 2005. तो इसने अपने आप को कॉरपोरेट एंटिटी की तरह बना लिया ब्रोकर एसोसिएशन से. किसने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 2005 में. हम टेबल्स को देखेंगे, पहले हम थ्योरी कर लेते हैं उसके बाद. As a public limited company, BSE Bombay Stock Exchange is obliged to dilute stock brokers to stake to 49%. सो ये भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है BSE. तो ये क्या कर सकती है, अपने स्टॉक्स को जो इसके भी
स्टॉक है उनको ये 49% तक डाइल्यूट कर सकती है। टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड वोलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट, सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड रोलिंग सेटलमेंट फ्रॉम जुलाई टू 2001 अंडर विच सेटलमेंट हैज़ टू बी मेड एवरी डे। यानी ज़्यादा ही स्पेकुलेशन ना आ जाए और वोलेटिलिटी ना आ जाए, यानी अस्थिर ना हो जाए हमारा मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसके लिए रोलिंग सेटलमेंट जुलाई 2001 में शुरू किया गया सेबी द्वारा। सेबी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, सेटलमेंट एवरी डे किए जाते हैं। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट शेयर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडिया। BSE Sensex. This is the most sensitive share index of the Mumbai Stock Exchange. तो BSE कहाँ का है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का है सेंसेक्स। This is the representative index of 330 main shares. Its base year is 1978 to 79. BSE is the oldest stock exchange of India, founded in 1875. अब BSE 200. This represents 200 shares of Mumbai Stock Exchange. Its base year in 1989-90. So इट्स तो BSE 200 कंपनीज का दिखाएगा और सेंसेक्स हमारा दिखाएगा 30 मेन शेयर्स का। डॉलेक्स इंडेक्स ऑफ 20 BSE डॉलर वैल्यू इंडेक्स इज कॉल्ड डॉलेक्स। इट्स बेस ईयर इन 1989-90। जो कि BSE का है वही डॉलेक्स का भी है। NSE 50 फ्रॉम 28 July 1998. Its name is S&P CNX Nifty. National Stock Exchange has launched a new share price index, NSE 50, in the place of NSE 100 in April 1996. NSE 50 includes 50 company shares. This stock exchange was founded on फरवानी कमेटीज़ रिकमेंडेशन इन 1994। जो फरवानी कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन थी, उसके आधार पर NSE 50 को लागू किया गया NSE 100 के जगह पर 1996 में। कौन सी कमेटी थी, फरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन थी। CRISIL, CRISIL, set up in 1988. It's a credit rating एजेंसी जो हमारा क्रेडिट को रेटिंग करती है कि कितना डूब रहा है, कितना सेफ है क्रेडिट लेना, वो सब दिखाती है हमारा जो है CRISIL, जो कि हमारा 1988 में सेटअप हुई है। इट अंडरटेक्स द रेटिंग फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोग्राम्स, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल यानी जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिस डिबेंचर को, देन डेप्ट को हम शेयर में बदल सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल से नहीं कन्वर्ट कर सकते। एंड आल्सो क्रेडिट असेसमेंट ऑफ कंपनीज, उनका असेसमेंट करती है क्रेडिट के मामले में। 1988 में स्थापित हुआ है। CRISIL 500 is the new share price index introduced by credit rating agency, the Credit Rating Information Services of India Limited, जो इसका पूरा नाम है Credit Rating Information Services of India Limited। क्या, Credit Rating Information Services of India Limited, on January 18, 1996 में। The National Stock Exchange has launched a new version of its online trading software called National Exchange for Automatic Trading, NEAT। इसका जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसके लिए NSE ने लॉन्च किया है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। रैंकिंग ऑफ इंडिया इन डिफरेंट इंडेक्सेस 2022 के अकॉर्डिंग ये डाटा चेंज हो सकता है, पर हम देख रहे हैं। इन एडलमन ट्रस्ट बैरोमीटर 2021, इंडिया रैंक्ड फर्स्ट एंड चाइना सेकंड। किसके अकॉर्डिंग, एडलमन ट्रस्ट बैरोमीटर के अकॉर्डिंग। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, इंडिया रैंक्ड 85 अमंग 180 कंट्रीज, डेनमार्क न्यूजीलैंड टॉप्ड। World Bank's Ease of Doing Business Report 2022, India ranked 63 among the 190 countries, New Zealand top, followed by Singapore. World Economic Forum's 2022 Gender Gap Index, India 135.
सो जेंडर के इससे हम ये इतना याद कर सकते हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक निकालता है। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। और ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने निकाला है करप्शन से रिलेटेड, ठीक है। और जो जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डाटा तो पुराना हो चुका है पर हम ये चीज़ याद कर सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक, जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021, इंडिया रैंक्ड 101 among 116 countries, Yemen ranked 115th following by Somalia। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया ने 132 रैंक किया था, जो कि स्विट्ज़रलैंड टॉप था, पर अब तो 2025 में 130 हमने रैंक किया है हमारा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया रैंक्ड 150 इन द लिस्ट ऑफ 180 कंट्रीज़। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में हमने 150 पे रैंक किया, जो कि बहुत कम है। नॉर्थ कोरिया लास्ट आया, इसमें नॉर्वे ने टॉप किया था। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंडिया रैंक्ड 135 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। इसमें अफगानिस्तान लास्ट पीसफुल था, आइसलैंड टॉप था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भी इंडिया 46 था 131 कंट्रीज़ में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 था 146 कंट्री में, यानी हैप्पीनेस कितनी कम है आप सोच सकते हो। फिनलैंड टॉप पर था, अफगानिस्तान लास्ट था। अब हम ये देख लेते हैं हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इंडियन क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री मेनली कंप्रोवाइज ऑफ CRISIL, ICRA, ICRA, CARE, ONICRA, Fitch, Indian Rating and Research, and SAMERA। So CRISIL क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, मुंबई में है। ओके, इसका पूरा नाम है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इकरा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव इंडिया में, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव इंडिया में। केयर है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। ओनिकरा ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका भी गुड़गांव इंडिया में है। समेरा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिच, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ये वर्ल्ड की है स्टैंडर्ड एंड पुअर। मूडीज़ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क USA में है। फिच का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क USA में है। और इज़ द लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया विथ ए मार्केट शेयर ग्रेटर देन 60%, सबसे बड़ी ये है हमारी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में था हमारा। ठीक है, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड पुअर, फिच और मूडी हमारा रहेगा न्यूयॉर्क में। देन ये अब हम देख लेते हैं रेगुलेटर्स इन इंडिया, इट्स आल्सो सो इम्पोर्टेंट। तो रेगुलेटर में हमारा है RBI, जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सेक्टर रेगुलेट करता है बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी तो गवर्नमेंट करती है, हमारी गवर्नमेंट इंडिया, इससे हम मनी मार्केट को इस तरीके से हम रेगुलेट कर पाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो करता है RBI करता है, और बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को भी हमारा रेगुलेट RBI करता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन शक्तिकांत दास, तो इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। CB चेयरपर्सन बदल सकते हैं, तो इसको हम ज़्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे, हम बस इसका सेक्टर और हेडक्वार्टर देखेंगे। SEBI सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी स्टॉक एंड कैपिटल मार्केट को ये करता है। ठीक है, SEBI किसको करता है? कैपिटल मार्केट को करता है, कुल मिला के ये कैपिटल मार्केट को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इन दोनों का मुंबई था, IRDAI का हैदराबाद है। और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पेंशन को रेगुलेट करेगा, इसका न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली।
नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस देगा, इसका मुंबई में है, तो मुंबई में। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये फाइनेंसिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को, इसका लखनऊ में है, लखनऊ। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन, टैरिफ और साइबर सिक्योरिटी को करेगा रेगुलेट, इसका न्यू दिल्ली में है। CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑन फिल्म सर्टिफिकेशन, तो इसका मुंबई में है हमारा। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका दिल्ली में है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेट देता है, ये न्यू दिल्ली में है हमारा। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मुंबई। एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज को देखिएगा, ये मुंबई में है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट को देखिएगा, सेक्टर को, ये न्यू दिल्ली में। नासकॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, IT देखिएगा, ये न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली, मेडिकल डिवाइसेस एंड ड्रग्स को देखा, स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। IBBI, इंसॉल्वेंशन बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, फाइनेंस देखता है, ये न्यू दिल्ली में है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, DCGI होता है। तो हम एक बार वापस इनके हेडक्वार्टर देख लेते हैं। सेबी का तो हमारा मुंबई है, RBI का भी मुंबई है, एडा का हमारा हैदराबाद है, पेंशन वाले का हमारा न्यू दिल्ली है, नाबार्ड का मुंबई है, सिडबी का लखनऊ है, ओके। ट्राई का हमारा न्यू दिल्ली है, CBFC का हमारा मुंबई है। अगर मुंबई वाले देखते तो मुंबई वाले RBI, सेबी एंड नाबार्ड, फिर हमारा CBFC, फिर BCCI एंड MFI, तो ये लोग हमारे मुंबई के हैं। बाकी दिल्ली के देखेंगे तो इसका पेंशन वाला दिल्ली का है, और न्यू दिल्ली में हमारा ट्राई है न्यू दिल्ली का, FSSAI न्यू दिल्ली का है, BIS न्यू दिल्ली का है, और हमारा जो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लास्ट के तो वैसे, पर ड्रग्स वाला, IT और एक्सपोर्ट वाला हमारा न्यू दिल्ली का है। जो एक्स्ट्रा अलग जगह है अलग से, तो इंश्योरेंस वाला हैदराबाद में है, तो ये एक अलग जगह है थोड़ी सी इन सब से, न्यू दिल्ली और मुंबई से। और जो लखनऊ में हमारा सिडबी है, तो वो अलग जगह है लखनऊ, तो सिडबी हमारा लखनऊ में है, सिडबी लखनऊ। हैदराबाद में हमारा हमारा जो क्या कहते हैं इंश्योरेंस वाला था, वो हैदराबाद में है। IRDAI कहाँ है हमारा, हैदराबाद। सिडबी लखनऊ, IRDAI हैदराबाद।